नमस्कार। मैं जन्मकर्ता श्रीओम गौतम। हमारे देश में कानून के प्रति, जुडिशरी के प्रति एक जागरूकता फैल रही है, बहुत पॉजिटिव एक संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉबी है, जो कॉलेजियम को एक तरीके से कंट्रोल करती है, देश की जुडिशरी को अपने हिसाब से चलाती है और जो अब तक जुडिशरी पे पूरी तरीके से हावी हो चुकी है जब से कॉलेजियम इस देश पर थोपा गया है, वो लॉबी पूरी तरीके से इस कोशिश में लगी हुई है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें दबाव में लेकर अपने मनमाफिक फैसले लिए जा सके और अगर कोई फैसला हो गया है तो उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज करके फिर से जजों पर दबाव बनाया जा सके कि वो अगली बार इसी तरीके के किसी केस में फैसला लेने से पहले 4 बार सोच लें। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं कपिल सिब्बल और सिंघवी टाइप के वकीलों के उस गिरोह की बात कर रहा हूं जो इस देश की जुडिशरी को अपने हिसाब से चलाता आ रहा है और आगे भी चलाते रहना चाहता है। मैं कोई हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको सबूत के साथ बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये लॉबी जजों पर केस शुरू होने से पहले दबाव बनाती है, केस के दौरान दबाव बनाती है और अगर इनके मनमाफिक फैसला नहीं आता है तो उसके बाद जजों को क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके लिए ये रिटायर्ड जजों को बुलाकर अपने आप बिठाता है सिब्बल और इसका एक यूट्यूब चैनल चलता है, उस पर 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम ये करता है। उस प्रोग्राम के तहत ये अगर फैसला इसके खिलाफ या इसकी सोच के खिलाफ आता है तो जजों के ऊपर ही सवाल उठवा देता है, रिटायर्ड जजों से। वैसे तो जो एक जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, रिटायर होने के बाद वो हमारी आपकी तरह से एक साधारण नागरिक ही हो जाता है। उसकी राय में और हमारी राय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मीडिया के लिए यह बड़ी सुर्खियां बन जाती है कि जब कोई रिटायर्ड जज कपिल सिब्बल के प्रोग्राम में आकर किसी फैसले को गलत बता रहा है तो जो लॉ रिपोर्टिंग करने वाली फर्म है या जो वेबसाइट्स हैं या जो चैनल्स हैं वो इसको एक बड़ी खबर के तौर पर पेश करते हैं। कपिल सिब्बल ने अभी मदन बी लोकुर और सुधांशु धूलिया को अपने प्रोग्राम में बिठाकर, जिसमें दुष्यंत दबे भी था जो सीनियर एडवोकेट रहा है, ये जो अभी फैसला हुआ था शर्जील इमाम और उमर खालिद वाला, उसकी आलोचना करवाई है। आप सोचिए, इस मामले में कपिल सिब्बल भी एक वकील के तौर पर वहां पर खड़ा हुआ था। कपिल सिब्बल उमर खालिद के वकील के तौर पर वहां पे था। आप सोचिए, जो व्यक्ति वकील भी था और फैसला आने के बाद उस फैसले की आलोचना कराने का एक ड्रामा भी क्रिएट कर रहा है, कितनी बड़ी साजिश है इसमें। और उसमें वो जानबूझकर 2 जजों को बुलाता है, एक पुराने वकील को बुलाता है जिसने अभी वकालत छोड़ दी है। दुष्यंत दबे ने वकालत से रिटायरमेंट ले लिया है। वैसे तो वकील कभी रिटायर नहीं होते, शांति भूषण हो या फिर राम जेठमलानी हो, ये जब तक इनका अंत समय नहीं आया था तब तक ये कोर्ट में खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुछ वकील होते हैं जो समय से रिटायरमेंट ले लेते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के बाद भी, हाई कोर्ट में जज रहने के बाद भी ये जो वकील होते हैं, जो वकील से जज बन जाते हैं, बाद में दोबारा सीनियर एडवोकेट का चोगा पहनकर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करते हुए नजर आते हैं। इस केस के अलावा मैं आपको एक और जिक्र कर दूं कि ये पहले कैसे दबाव बनाते हैं किसी केस के शुरू होने से पहले। अभी ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों से प्रतीक जैन आईपैक के मामले में सबूत छुड़ा लिए थे, उनकी फाइलें छुड़ा ली थी और पुलिस के द्वारा उन अधिकारियों को धमकाया गया था कि अगर आपने कुछ भी यहां से रिकवरी दिखाई तो आप सबके खिलाफ एफआईआर करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस मामले को पहले हाई कोर्ट ले जाया गया, हाई कोर्ट में वकीलों ने दबाव बनाया और जज ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए सुनवाई को टाल दिया 14 जनवरी के लिए। अब उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में ईडी लेकर आ गई।
लेकिन उसके बाद ही कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव बनाने की कोशिश की गई कि आप अगर इस मामले को सुनते हैं, आप अगर इसकी सुनवाई करते हुए ईडी को राहत देते हैं, तो फिर यह गलत संदेश जाएगा और यह कानून के खिलाफ होगा। सिब्बल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट को ही गलत ठहरा दिया। सिब्बल का कहना है कि अभी तक ईडी के मामले में जो कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से व्याख्या करके ईडी के अधिकारों को सीमित क्यों नहीं किया है। और विडंबना देखिए कि ये जो ईडी का कानून है ये उस समय आया था जब सिब्बल कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री था। यानी जिन लोगों की सरकार ने इस कानून को बनाया है, अब वही इस कानून के द्वारा ईडी को दिए गए अधिकारों पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। उसका साफ संकेत है कि कार्रवाई शुरू होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में केस सुने जाने से पहले बाहर से उसके बारे में बातचीत करके तमाम कुतर्क रख के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ममता बनर्जी को राहत दिलाई जा सके। सिब्बल ने ममता बनर्जी के काम को, ममता बनर्जी द्वारा ईडी को जिस तरीके से हैंडल किया गया, धमकाया गया, सबूत छुड़ाए गए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है और पूरी उम्मीद है कि इस मामले की वकालत ममता बनर्जी की तरफ से सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट में करता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि जो व्यक्ति वकील भी है, वो अपने YouTube चैनल पर पत्रकार भी बन जाता है, उससे पहले वो नेतागिरी भी करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये सब क्या चल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब लौटकर आते हैं शर्जील इमाम उमर खालिद वाले मामले में। यहां सिब्बल ने 2 रिटायर्ड जजों को बिठाया। उनमें से मदन लोकुर ने यह कहा कि जो जजमेंट दिया गया है वो बहुत ज्यादा दुखद है। जज कैसे ये कह सकते हैं कि 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब जमानत याचिका भी डालने की छूट नहीं है, वो कैसे ये पाबंदी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ सुधांशु धूलिया ने यह कहा कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को नहीं माना गया है, जबकि इसी तरीके के उसी दिन एक और मामले में इसी बेंच ने अदानी के केस में अदानी को राहत दी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आप जजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर जजों ने जो यूएपीए की धारा 15 है उसकी सही तरीके से व्याख्या करते हुए ऐसे 2 आतंकवाद के आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है, जिनके बयान साफ तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त सबूत के तौर पर सामने हैं, क्या आप इस देश के खिलाफ इसी तरीके की साजिशों को बढ़ावा देना चाहते हैं? और मामला कितना दिलचस्प है कि जिस अदानी वाले केस की जिक्र की गई उसमें तो सिब्बल ही अदानी का वकील था। यानी फैसला अगर इनके पक्ष में आया है तब भी सवाल उठेगा और फैसला इनके विरोध में आया है तब भी ये बेंच पर सवाल उठाएंगे। ये इस देश के लोगों को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से फैसले वही आए जो सिब्बल सिंघवी या दुष्यंत दबे जैसे वकील चाहे, या फिर जिन फैसलों से कांग्रेस और कम्युनिस्ट लॉबी को फायदा होता हो। अगर देश की सुरक्षा को फायदा होता है, देश के आम जन को फायदा होता है, देश की एकता अखंडता उससे मजबूत होती है, तो ऐसे फैसलों पर ये इसी तरीके से सवाल उठाते हैं और बाद में जजों पर दबाव बनाते हैं
जिससे आने वाले समय में इसी के तरीके का कोई केस आए तो जज फैसला लेने से पहले 4 बार सोचे कि क्या मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वो सही है, उसकी आलोचना होगी या नहीं होगी, और आलोचना होगी तो साधारण लोग करेंगे या सिब्बल सिंह भी जैसे वकील और मदन बी लोकुर और सुधांशु धूलिया जैसे जज करेंगे। देखिए इसका बड़ा असर पड़ता है। एक और जज है जो अक्सर कपिल सिब्बल के शो में आता है, नाम है रोहिंटन नरीमन। ये फलियस नरीमन का बेटा है और उसका बेटा होने की वजह से ही ये पहले सीनियर एडवोकेट हुआ, बाद में ये भारत के हाई कोर्ट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना। तमाम नियमों कायदों को बदलकर इसको जज बनाया गया था। इसकी सोच कैसी है वो तो सबको पता है कि ये राम मंदिर के फैसले को भी असंवैधानिक और गलत फैसला बताता है। इस व्यक्ति ने एक सेमिनार में भाषण दिया और उस भाषण के माध्यम से इसने प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट के खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करने वाला था, उसके खिलाफ इसने एक भाषण दिया और उसके एक हफ्ते के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी सुनवाई के लिए राजी हो गए थे, लेकिन जैसे ही रोहिंटन नरीमन ने भाषण दिया और उसने इस पर अपनी राय रख दी तो उनके ऊपर एक नैतिक दबाव हो गया कि उनका एक सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, इसको गलत बता रहा है, तो फिर उसके खिलाफ जाकर वो कैसे सुनवाई कर सकते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ही इसलिए कि अगर कोई कानून चाहे वो राज्य की विधानसभा से बना है या संसद से बना है, तब भी अगर उससे नागरिकों के व्यापक अधिकार अगर उससे प्रभावित होते हैं तो उस पर सुनवाई होनी ही चाहिए। कोई भी कानून ये नहीं कह सकता कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे इस पर बात नहीं होगी, चाहे ये न्याय था या अन्याय था। कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है, वो ये कहता है कि 1947 तक जिन धार्मिक क्षेत्रों की जो स्थिति थी उसको बरकरार रखा जाएगा, और बाद में उसमें संशोधन ये किया गया कि अब आगे से किसी भी धार्मिक क्षेत्र या धार्मिक स्थान की जो मूल प्रवृत्ति है या उसको बदले जाने की मांग है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उस पर मस्जिद खड़ी कर दी गई है तो अब इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है कि वो मंदिर को तोड़कर खड़ी की गई थी या उसके अलावा जो जमीन थी उस पर खड़ी की गई थी। वही काशी का मामला है। देश में करीब करीब 40,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर जिनके ऊपर मस्जिदें, मदरसे या दरगाह खड़ी कर दी गई और उन पर अब कोई केस नहीं लिया जाएगा, ऐसा एक बयान दिया था रोहिंटन नरीमन ने, और उससे प्रभावित होकर जजों ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। वही कोशिश एक बार फिर से और जोर शोर से कपिल सिब्बल ने अब अपने YouTube चैनल के माध्यम से चला रखी है। वो केसेस के शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाता है, केस की सुनवाई के दौरान जजों, रिटायर्ड जजों को, वकीलों को बिठाकर उससे रिलेटेड पहलुओं पर बात करता है, कानूनी दांवपेच चलने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ कोर्ट में भी वकील के तौर पर खड़े होकर वहां अपने कुतर्क पेश किए जाते हैं। सोचिए इस देश की जनता का भला कैसे हो पाएगा, क्योंकि यही लॉबी कॉलेजियम को प्रभावित करती है, यही लॉबी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसलों को प्रभावित करती है और यही लॉबी अब मीडिया के तौर पर भी लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब भी सिब्बल इस तरीके के किसी मुद्दे पर चर्चा करता है तो अगले दिन वो ज्यादातर अखबारों, ज्यादातर न्यूज चैनलों, ज्यादातर डिजिटल चैनलों पर सुर्खी बन जाती है और लोग जो कुतर्क दिए जाते हैं उनको सही मान लेते हैं, क्योंकि उनको काउंटर करने वाला कोई नहीं है।
इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि सिब्बल एक नेता है, एक एमपी है, तो फिर वो वकील कैसे हो सकता है? वकील है तो वो फिर पत्रकार के तौर पर कैसे सब खेल कर रहा है? यानी सिब्बल सभी भूमिकाओं में है। अभिषेक मनु सिंह भी नेता है और वकील है, वो पॉलिटिशियन भी है, वो वकील भी है। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कांग्रेस ने तमाम बड़े बड़े वकीलों को अपना नेता बना रखा है, सांसद बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कमी है। पहले एक अरुण जेटली हुआ करते थे, लेकिन वो भी इतने मुखर नहीं थे। बहुत से मामलों में वो इन लोगों की बातों पर चुप्पी साध लेते थे। ले देकर एक रविशंकर प्रसाद हैं, वो भी बहुत ज्यादा इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। देश में संदेश ये दिया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है तो वो कानूनी तौर पर सही नहीं है। उसको पुराने फैसलों को याद रख के कोई भी अच्छा फैसला नहीं लेना चाहिए। यही संदेश देने की कोशिश कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, मदन बी लोकुर और सुधांशु धूलिया ने की है, जो इसी कॉलेजियम द्वारा जज बनाए गए थे। योग्यता के आधार पर जज नहीं बने थे सुप्रीम कोर्ट के। ये ऑन रिकॉर्ड है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। और ये जो एंटी नेशनल या फिर कह सकते हैं कि एंटी पीपल जो लॉबी है, इसके खिलाफ जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को सही जानकारी देके, ये जो दबाव समूह है इसकी पोल खोल के इसमें आप हमारे साथ जुड़िए, सहयोग करिए, लोगों तक जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसमें साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।